अगर आपका एडमिशन बैचलर्स में होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 175 यूरोज़, अगर आपका मास्टर्स में होता है तो सिर्फ और सिर्फ 250 यूरोज़, और अगर आपका पीएचडी में होता है तो 391 यूरोज़ आपको देने पड़ेंगे। और ये कोई महीने की फ़ीस नहीं है बल्कि पूरे साल की फ़ीस है। तो आज मैं आपको एक ऐसी फ्रांस की यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जिसकी फ़ीस इतनी लो है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी वो आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स भी देता है, जिसके थ्रू आप आकर फ्रांस में अपनी लिविंग कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि आपको मल्टीपल फील्ड्स में आपको प्रोग्राम मुहैया करती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपके मॉडर्न प्रोग्राम्स नहीं होते, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि आजकल के मॉडर्न प्रोग्राम्स को भी ऑफ़र कर रही होती है इंग्लिश में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस जैसे प्रोग्राम जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं मिलेंगे, ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि आपको इतनी डिटेल में ये प्रोवाइड कर रही होती है, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के फील्ड्स में और आप इंटरेस्टेड हैं फ्रांस आने में कम अमाउंट पे या स्कॉलरशिप में, तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि ये सारी चीज़ें लेकर आपको दे रहा होता है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और बहुत से स्कॉलरशिप्स के बारे में फ्रांस के रिलेटेड मैं अपने चैनल पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो मेरे चैनल को जाके विजिट करें, आपको काफ़ी अच्छा रेलिवेंट कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आज आपको ये जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में बता रहा हूँ, और ये जो जो उनसे प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर करती है उसके बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बता पाऊंगा जो कि ये यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में वीडियो हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में जो स्कॉलरशिप्स हैं मल्टीपल इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी, और इसमें काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं स्कॉलरशिप के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसको मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो चलिए आप गूगल पे लिखते हैं पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी, और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लिख रहे हो गूगल पे, हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लिख लिया करें इंग्लिश प्रोग्राम्स, क्योंकि जब आप पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी लिखेंगे आपकी जो वेबसाइट है वो फ्रेंच में ओपन होगी तो आपको नेविगेट करने में मसला आएगा। तो इस तरह क्या होगा कि आप बड़ा क्विकली जो है वो इंग्लिश के प्रोग्राम्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने निकाल लेना है। ठीक है, जब लिखेंगे तो आपके पास मास्टर्स प्रोग्राम थॉट इन इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब इसको ओपन करना है तो आपको मल्टीपल फील्ड्स जो हैं वो आपके सामने आ रही होंगी कि किन किन फील्ड्स में ये अवेलेबल है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि यार पीएचडी के प्रोग्राम्स कैसे ढूंढने हैं, तो उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि कौन कौन से फील्ड अवेलेबल हैं और पीएचडी के प्रोग्राम आपने किस तरह ढूंढने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मास्टर 1 ईयर 1, मास्टर 2 ईयर 2। ठीक है, यानी पहला साल में और दूसरे साल की अलग अलग डिग्रीज होती हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ जो डिग्रीज़ हैं आप M2 में डायरेक्ट एडमिशन लें और आप M1 में डायरेक्ट एडमिशन लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि M1 में आए और फिर आप M2 में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप ये इसका कोई मसला नहीं है कि अगर आप M1 में आ गए तो M2 में नहीं जा सकते, नहीं, आपका ऐसा नहीं होता। M1 के बाद आप कंटिन्यू करके M2 में जा सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन M2 में जब आप आएंगे तो आप फिर M1 में नहीं आ सकते, लाइक M2 इज़ एन एडवांस लेवल। ठीक है, और M1 में हमेशा एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे, सेटल होने में टाइम लगेगा, तो इसमें बेहतर ये है कि भाई आप M1 में एडमिशन लें, यहाँ पे आएँ, टाइम गुजारें, आपको पता लगे कि भाई एग्ज़ाम्स के पैटर्न किस तरह होते हैं, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि M2 थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब आएंगे तो होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन बहुत से लोग फेल हो जाते हैं तो फिर उनका मसला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि डाटा साइंस वालों के लिए है, या फिर ऐसी फील्ड्स के लिए जो कि कंप्यूटेशनल साइड है, तो जिनकी फील्ड्स वो हैं तो वो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल की जो फील्ड है वो बायोमैस इंजीनियरिंग, बायो इकोनॉमी, केमिस्ट्री वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ की फ़ीस जो है वो 250 है, क्योंकि ये एरास्मस के प्रोग्राम्स हैं। यूजुअली जो एरास्मस के प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, या फिर वो प्रोग्राम्स जो कि कोलैबोरेशन और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो एबनॉर्मली है वो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई इस प्रोग्राम की फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसमें फिर अप्लाई ना करें अगर आपके लिए ज़्यादा है। तो ये 3-4 प्रोग्राम्स हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। इसके अलावा फिज़िक्स वालों के लिए है, कंप्यूटर वालों के लिए है, बिज़नेस वालों के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है जिनको इशू होता है, ठीक है, फील्ड्स फाइल करने में। इसके अलावा आपके पास हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, क्योंकि लोगों को इशू होता है कि भाई हमें प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे। ठीक है, हेल्थ MBBS वालों को जिनके नंबर्स कम होते हैं और इस तरह की चीज़ें।
तो इसके अलावा आपके पास क्वांटम से रिलेटेड काफ़ी आ गई, ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड आ गई, स्पोर्ट्स साइंसेज आ गया। तो ये मल्टीपल आपको एक डाइवर्सिटी नज़र आ गई कि यार बहुत से लोग जो हैं वो इस पर आ सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फिजिकल एक्टिविटी वाले जो हैं ये फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है इस फील्ड से रेलिवेंट होते हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि आपको एग्जैक्ट डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप एग्जैक्ट डिग्रीज देख रहे हैं कि यार मुझे M1 करना है फिजियोथेरेपी में, तो ऐसा नहीं होगा, आपको रेलिवेंट फील्ड देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप, क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि बहुत से प्रोग्राम फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं, तो फिर आपको ढूंढने में मसला आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास लेट्स से बिग डाटा मैनेजमेंट आ गया, तो अगर लेट्स से आपका M1 में कोई प्रोग्राम आपको नहीं मिला लेकिन M2 में आपको प्रोग्राम मिल रहा है, तो आप फिर M2 के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लें, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड हो। तो अब देखिए जीन सेल डेवलपमेंट आ गया जो कि प्योर बायोलॉजी से रिलेटेड है, उससे रिसर्च से रिलेटेड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेट्रॉनिक्स वगैरह देख लें, ठीक है, यानी आपके पास एक बहुत बड़ी डिटेल से आपके पास ये फील्ड्स आ गई जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये तकरीबन 20 फील्ड है जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रही हैं और आप इसमें अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई इनकी जो है डिटेल्स कैसे पता लगें, तो आपने सिंपल क्या करना है कि किसी भी फील्ड की उस वेबसाइट में चले जाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि यार देखें कितनी पोजीशंस हैं, क्लासरूम कितनी साइज़ का है, 16 बच्चों का है, ठीक है, तो 16 पोजीशंस हैं। तो देख लीजिए जिसमें पोजीशन ज़्यादा उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि भाई ये कैसे कैसे इसमें कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है, और क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और इसका एम क्या है और टारगेट क्या है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा शेड्यूल में चले जाएं तो आपके पास सेमेस्टर 1 का स्केड्यूल आ जाएगा, सेमेस्टर 2 का स्केड्यूल आ जाएगा कि कौन कौन से आप कोर्सेज पढ़ सकते हो या कौन सा ट्रैक आप डिफरेंट ले सकते हो। तो यानी ये प्रोग्राम्स की आपके पास डिफरेंट डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब एक एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास कौन कौन से ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमास चाहिए हाई स्कूल का, अंडर ग्रेजुएट का, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो वो आपने करना है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक मास्टर किया हुआ है तो आप दोबारा कर सकते हैं। पासपोर्ट का, ठीक है, आपने वो कर लेना है। उसके अलावा अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको चाहिए, ठीक है, और मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको, ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने लास्ट साल के लास्ट 5 ईयर्स में सारी एकेडमिक आपने काम किए हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। जो जो भी आपके ग्रेड्स आए हैं और कितने GPA वगैरह आया है। मेंशन का मतलब है कि आपका कौन सा ग्रेड आया है, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि आपका CGPA जो होता है वो फॉर एग्जांपल 3.7 से ऊपर जो होता है अबव उससे कहते हैं A-4 जो होता है आउट ऑफ 4 से कहते हैं A या A+, ठीक है। तो जो आपका मेंशन है तो उसको देख लेना है। साथ में आपको CV चाहिए और इसके अलावा यही आपके पास सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने अगर कोई क्वेरी है तो वो आपने यहीं पे मेंशन कर देनी है, इनको ईमेल कर देनी है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट का आई एम श्योर कि यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पशन अलाउड है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया तो यहाँ पर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी वो कंफर्म नहीं लिखा हुआ तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ईमेल करके इनसे पूछ लें कि भाई आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए या फिर आपका लेटर से गुजारा हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि आपने इसमें अप्लाई करना है कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं भाई अप्लाई करने का तरीका बताओ। तो अप्लाई कैसे करना है कि अगर आप नॉन EU हैं, आप यूरोपियन स्टूडेंट नहीं हैं, नॉन यूरोपियन हैं, ठीक है, तो आपका जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो है ETUDIEF फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है EEF, ठीक है। और इसमें मैंने किस तरह किया हुआ है कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि भाई आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उसको जाके फिल कैसे करना है। तो वो आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। मैंने ये आपके सामने एक उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको जाके देख लें। इसके थ्रू आपने जब प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो तो बस सिंपली ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि एक एग्जैक्टली वीडियो बनी हुई है, तो टाइम मैं आपका भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना भी टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। तो आप वो जाके वीडियो देख लें तो आपका वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें कि आपको ट्यूशन फीस कितनी देनी है, तो अगर उसके लिए जाएँ तो आपने ये जहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट बनी हुई थी तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके नीचे ट्यूशन फ़ी पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कितनी ट्यूशन फ़ी है। तो अगर आपका बैचलर्स है नेशनल टैरिफ जो कि नेशनल्स हैं उनके लिए भी 175 है, 250 है, मास्टर्स के लिए PhD के लिए 391 है और नॉन EU स्टूडेंट के लिए भी सेम है, ठीक है। इन्होंने जो मैंने आपको एक पहले स्टोरी बताई थी कि रेफरेंडम हुआ है, ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने सेम ही फ़ीस रखी है जो कि नेशनल के लिए और नॉन नेशनल के लिए, तो ये उन्होंने सेम फ़ीस रखी हुई है। तो आपने भी यही फ़ीस पे करनी है, आपके लिए भी यही फ़ीस है। ये डजेंट मैटर कि आप EU वाले हैं या नहीं हैं इस यूनिवर्सिटी में।
अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि क्या सिर्फ यही प्रोग्राम है, एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स नहीं हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शायद आपको ना मिली हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ है कि क्या आप प्रोग्राम्स वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 175 में से अगर आपने इंग्लिश के देख लिए, उसके बाद आप यहाँ पर लिख करेंगे पेरिस सैकले, ठीक है। तो आपके पास सारे वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो कि पेरिस सैकले की तरफ से आपको ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और 64 प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र हो रहे हैं और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी लिस्टेड हैं। तो अब ये है कि भाई इसके ऊपर आपने इसकी डेडलाइंस क्या हैं, टाइम लाइन्स क्या हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर प्रोग्राम की डेडलाइन और टाइमलाइन डिफरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हर प्रोग्राम का डिफरेंट वेरी करता है, तो आपने देखना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम है। और ये जो है अभी अपडेट भी नहीं हुआ, ठीक है, कैंपस फ्रांस का इसमें कैटालॉग, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो पिछले साल की है अभी। तो आपने इसके ऊपर रिलाई भी नहीं करना। अच्छा तरीका ये है कि आप वहाँ के उनको ईमेल करें, वहाँ से आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। लेकिन लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या मिलेगा कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस प्रोग्राम की, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देख लें, ये लास्ट अपडेट जो था वो फरवरी 2023 में हुआ था, तो इसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आई। तो अभी इसका कोई डेडलाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यूजुअली इनकी जो इस पेरिस सैकले की है तो ये दिसंबर जनवरी में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दिसंबर जनवरी तक इंतज़ार ना करें, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार कर लें एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज भी होती हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो तो आप अप्लाई करें और वहीं पर आप सिलेक्शन लें और स्कॉलरशिप भी लें और एडमिशन लेके फ्रांस आएँ, ठीक है। तो इंतज़ार नहीं करना। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना जो प्लान है वो इस तरह कर लें, अपना जो स्केजुअल है, अपना जो टाइम लाइन है वो इस तरह स्केजुअल कर लें कि यार वो इसमें आप अप्लाई कर सके। ऐसा ना हो कि बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स रह जाएं या फिर आपका कोई भी मसला आ जाए, ठीक है। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो मल्टीपल फील्ड्स ऑफर हो रही हैं। तो चलिए अगर आप बात करते हैं कि अगर आप PhD के लिए, तो आपने PhD के लिए कैसे आपने प्रोग्राम्स ढूंढने हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है कि आप जाके देख लें गूगल पर पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम्स, तो आपके पास डॉक्टरल के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उसमें आपको ये मसला नहीं होना चाहिए और या आपको ये माइंड में नहीं रखना कि भाई ये इंग्लिश में है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि PhD लेवल पर ये मसला नहीं होता, क्योंकि इट्स मोर लाइक इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, ठीक है। एज सच उसमें एज सच इंग्लिश लैंग्वेज का मसला नहीं होता। हाँ, वहाँ पे सब मसला आता है जब आपकी जो टीचिंग होती है वो कंपलसरी होती है। लाइक आप पहले साल दूसरे साल आपको लाइक 30 आवर्स पूरे साल में टीच करना होता है, 30 से 60 आवर्स, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो टीचिंग जो होती है, कभी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर फ्रेंच में होते हैं तो उसको टीचिंग का मसला बन सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको इतनी आ जाती है कि फिर आप उसको टीच कर लेते हो। अदर देन दैट उसके अलावा आपको कोई मसला नहीं आता और उसमें ऐसा बड़ा इशू भी नहीं होता, ठीक है। तो वो आपकी सुपरवाइज़र के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप डॉक्टरल प्रोग्राम सर्च करोगे, दो तरीके होते हैं, या तो प्रोग्राम्स ऑलरेडी पब्लिश होते हैं या फिर आपको खुद प्रपोज करना होता है। जो अगर पब्लिश होते हैं, अगर आपकी फील्ड से हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक दो तरीके हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत कंपेटिटिव तरीका है कि अगर आप चाहें कि मेरे पास स्कॉलरशिप बेसिस पे आए और यहाँ पे मुझे फंडिंग मिले, ये बहुत कंपेटिटिव है क्योंकि वो आपको पैसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लोग सेलेक्ट होते हैं, लोगों को फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फंडिंग पोजीशन मिलती हैं PhD के लिए, लेकिन कीप दैट इन माइंड कि इट्स वेरी कंपेटिटिव। इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट सबमिट कराते हो, लाइक वो जो भी प्रोजेक्ट या तो पब्लिश्ड है या फिर अपना प्रोजेक्ट प्रपोज करते हो, फिर उसके बाद वो आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। दूसरा तरीका जो होता है वो सेल्फ फंडेड बेसिस पे होता है, जो कि रिलेटिवली बहुत ईजी है। उसमें ये होता है कि आपकी सुपरवाइज़र आपका एग्री होना चाहिए जो कि आपको सुपरवाइज़ कर रहा हो, ठीक है। और इसके बाद आपको ये होता है पैसे देने पड़ते हैं 391 यूरो, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के लिए। और आपको जो है वो पे करना होता है। पे करने के बाद आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो आपको खुद अफोर्ड करनी होती है, यूनिवर्सिटी आपको नहीं देती। तो दूसरा जो सेल्फ फंडेड बेसिस पे उस पर रिलेटिवली PhD में आना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि उसमें सुपरवाइज़र को एग्री करना होता है, सुपरवाइज़र के साथ आपकी मीटिंग होती है, आपका प्रोजेक्ट डिस्कस होता है या फिर उनका प्रोजेक्ट डिस्कस होता है। तो उसमें यही है कि आप जब इसमें लिखेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम्स, आपके पास मल्टीपल आ जाएगा। दो तरीके हैं, या तो अपना प्रोग्राम प्रपोज करें या ऑलरेडी प्रपोज प्रोग्राम है तो वो आप जाके देख लें। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि किस तरह नेविगेट करते हैं, क्योंकि इतना अगर आप PhD लेवल पे हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर इंशाल्लाह आपके कोई भी मसले आते हैं फिर भी PhD में, तो फिर आप कमेंट्स में लिख लें, फिर मैं इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो बनाकर PhD वालों के लिए भी आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ मेरी दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।